नमस्कार बच्चों, आपके पिछले वीडियोस में मैंने जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त पर बात की थी। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि यह आपके 8वें प्रश्न पत्र का पहला नाटक है। चंद्रगुप्त प्रसाद जी की प्रौढ़ रचना है और प्रसाद जी ने जितने भी नाटक लिखे हैं उसमें चंद्रगुप्त का विशिष्ट स्थान है। जैसा कि हमने पहले देखा था कि चंद्रगुप्त नाटक में मौर्यकालीन भारत की संस्कृति का उत्कृष्ट रूप हमें दिखाई देता है। इसके साथ ही गुरुकुलों की जो शिक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ रही है उसकी भी सुंदर झांकी इस नाटक में दिखाई देती है। इतना ही नहीं, इसमें मौर्यकालीन क्षत्रिय धर्म, ब्राह्मण संस्कृति और राजनीतिक दृष्टिकोण को भी उजागर किया गया है। प्रसाद जी ने इस नाटक में ग्रीक और भारतीय संस्कृति का संघर्ष चित्रित किया है और अंत में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता को प्रतिपादित किया है। बच्चों, किसी भी नाटक के 7 प्रमुख तत्व माने जाते हैं। पहला, कथावस्तु या कथानक। दूसरा, पात्र या चरित्र चित्रण। तीसरा, संवाद या कथोपकथन। चौथा, देशकाल और वातावरण। पांचवा, भाषा शैली। छठा, उद्देश्य और सातवां, अभिनयता। तो हम क्रम अनुसार इन सभी नाटकीय तत्वों का चंद्रगुप्त नाटक के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करेंगे। आज हम शुरू करते हैं कथावस्तु से। चंद्रगुप्त नाटक की जो कथावस्तु है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें ग्रीक और भारतीय संस्कृति का संघर्ष नाटककार ने दिखाया है और अंत में उसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन है। इसके लिए उन्होंने भारतीय इतिहास से मौर्यकालीन कथावस्तु को लिया है। चंद्रगुप्त और चाणक्य, इन दोनों ऐतिहासिक नामों से हम सब परिचित हैं। ये जो पूरा नाटक है चंद्रगुप्त, यह 4 अंकों में विभाजित है और इसमें जयशंकर प्रसाद ने भारतीय गौरवपूर्ण इतिहास के आधार पर एक ऐसे नाटक की रचना की है जो भारतीय संस्कृति की उदात्तता का दर्शन कराती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त नाटक में बालक चंद्रगुप्त की कथा नहीं है, बल्कि एक ऐसे युवा चंद्रगुप्त की कथा है जिसने सारे भारतवर्ष को एकता के सूत्र में बांध दिया था। यह नाटक गुरु चाणक्य की कथा है, जिसने अपने शिष्य को संस्कारित करके देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तत्पर कराया है। कथा में प्रेम की दिव्य धारा भी विद्यमान है। इस प्रकार यह नाटक देश प्रेम और उसके साथ ही साथ आत्मिक प्रेम का भी अनूठा स्वरूप प्रस्तुत करता है। चंद्रगुप्त नाटक 4 अंकों में विभाजित है और प्रत्येक अंक में अनेकानेक दृश्यों की सर्जना नाटककार ने की है। पहले अंक में 11 दृश्य है, दूसरे अंक में 10 दृश्य है, तीसरे अंक में 9 और चौथे अंक में 14 दृश्य है। इस प्रकार कुल मिलाकर पूरा नाटक
44 दृश्यों में पूरा होता है। नाटक को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो जो पहला अंक है उसका प्रथम दृश्य खुलता है और हमारे सामने आता है तक्षशिला का गुरुकुल। तक्षशिला के गुरुकुल में अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात चाणक्य अध्यापन कार्य कर रहे हैं। दृश्य की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि चाणक्य और मालवगण मुख्य कुमार सिंहरण आपस में बातें कर रहे हैं। इस वार्तालाप के मध्य सिंहरण तक्षशिला में चल रहे उस षड्यंत्र की ओर संकेत करता है जो भविष्य में संपूर्ण भारत के लिए भयानक सिद्ध हो सकता है। तभी उसी समय तक्षशिला का युवराज आंभीक अपनी बहन अलका के साथ आ पहुंचता है और उसने जब वार्तालाप के कुछ अंश सुने तो वो बहुत उत्तेजित हो जाता है। आंभीक और सिंहरण में कटु विवाद होता है और आंभीक अपनी तलवार निकाल लेता है। उसी समय चंद्रगुप्त वहां पहुंचकर आंभीक को सिंहरण पर आक्रमण करने से रोक देता है। अलका भी अपने भाई को समझाती है और चाणक्य की आज्ञा से अलका आंभीक को वहां से ले जाती है। चाणक्य बाद में सिंहरण और चंद्रगुप्त को भी तक्षशिला छोड़ देने का आदेश देता है। बाद में अलका भी सिंहरण से तुरंत तक्षशिला छोड़कर चले जाने का आग्रह करती है। यह पहला दृश्य था। पहला दृश्य यहीं इसी के साथ समाप्त होता है और जब दूसरा दृश्य आता है तो उसकी शुरुआत होती है कि मगध में जो मगध का सम्राट है नंद, उसकी विलास लीलाएं दिखाई देती है कि उसका जो कानन है, नंद का जो बगीचा है, वहाँ पर विलासी युवतियाँ इधर से इधर विहार कर रही हैं। उसी समय राक्षस और सुवासिनी वहाँ पर आते हैं और सुवासिनी के गायन को सुनकर नंद उसे अभिनयशाला की रानी बना देता है और राक्षस को अपना अमात्य बना देता है। बच्चों, ये जो नंद है वो इस कथा का आप विलेन समझिए, जिसके साम्राज्य को उखाड़कर और सुशासन की स्थापना करना ही चंद्रगुप्त का उद्देश्य होता है। तो सुवासिनी राक्षस से कहती है कि वो उसकी अनुचरी ही बनी रहना चाहती है, नंद के विलास की साधन नहीं बनना चाहती। फिर तीसरा दृश्य शुरू होता है जब चाणक्य पाटलिपुत्र नगर में अपने पिता और उनकी झोपड़ी को खोजता हुआ दिखाई देता है। एक नागरिक से उसे पता लगता है कि नंद ने उसके पिता की आजीविका छीनकर और उन्हें नगर से बाहर निकाल दिया था। वही बताता है कि नंद ने शक्टार को परिवार सहित कारागार में डाल दिया था। वही उन सबकी भूख प्यास से तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई। यह सुनकर चाणक्य दुख और क्षोभ से भर जाता है। चौथा जब दृश्य आता है तो उसमें राक्षस और सुवासिनी बातें करते हुए दिखाई देते हैं। राक्षस राजकोप के भय से सुवासिनी को अपना लेने में संकोच करता है। इसी दृश्य में चंद्रगुप्त मगध की राजकुमारी कल्याणी की एक चीते से रक्षा करता है और उसे अपना कृतज्ञ और अनुरक्त बना लेता है। पांचवें दृश्य में नंद की राजसभा में चाणक्य नंद से पंचनद नरेश परमेश्वर की सहायता करने का आग्रह करता है। चंद्रगुप्त चाणक्य का समर्थन करता है, परंतु नंद सहायता करने से इनकार कर देता है क्योंकि पर्वतेश्वर ने कल्याणी के साथ विवाह करने से मना करके नंद का एक तरह से अपमान कर दिया था।
इन सारी बातों से चाणक्य बहुत गुस्सा हो जाता है। नंद उसकी शिखा पकड़कर घसीटवाता है और फिर उसको बंदी बना लेता है। यह एक प्रसिद्ध घटना है, आप सब इसके बारे में जानते होंगे कि इसी के बाद चाणक्य उसी शिखा को गांठ बांध लेता है, आप सबको पता होगा बच्चों, और प्रतिज्ञा करता है कि जब तक वह नंद वंश का नाश नहीं कर देता तब तक यह शिखा इसी तरह से बंधी रहेगी। इसके साथ ही पांचवा दृश्य समाप्त होता है और छठे दृश्य में सिंधु तट पर अलका सिंधु देश की कुमारी मालविका से मिलती है। अलका के हाथ में एक मानचित्र है, नक्शा है। सहसा एक यवन सैनिक वहां आ पहुंचता है और अलका के हाथ से ज़बरदस्ती मानचित्र छीनने का प्रयास करता है। उसी समय सिंहरण वहां पहुंचकर यवन को घायल करके भगा देता है और उस मानचित्र को लेकर मालविका के साथ नाव में बैठकर वहां से चला जाता है। सातवें दृश्य में मगध के बंदी गृह में राक्षस और कात्यायन चाणक्य से मिलने आते हैं। राक्षस उसे पर्वतेश्वर का विरोध करने के लिए पंचनद भेजना चाहता है। पंचनद बच्चों आपको पता होगा, हमारा जो पंजाब है, अभी जिस राज्य को हम पंजाब कहते हैं ना, वो मौर्य साम्राज्य में के समय में पंचनद कहलाता था। और वररुचि उससे अपना वार्तिक पूरा कराने की सहायता करने की याचना करता है। चाणक्य दोनों काम करने से इनकार कर देता है। इसी समय चंद्रगुप्त वहां पहुंचकर बलपूर्वक चाणक्य को बंदी गृह से छुड़ाकर ले जाता है। यहीं पर सातवां दृश्य समाप्त होता है। आगे आठवें दृश्य में अलका बंदिनी के रूप में गंधार नरेश के सामने लाई जाती है। पिता उसे मुक्त कर देते हैं। वह गंधार को छोड़कर आर्यावर्त की ओर चली जाती है। गांधार नरेश भी आंभिक को सारा राजकाज सौंप कर पुत्र की खोज करने के लिए निकल जाते हैं। नवे दृश्य में चाणक्य पर्वतेश्वर की सभा में पहुंचकर उससे मगध में विद्रोह कराने में सहायता मांगता है। पर्वतेश्वर एक प्रकार से उसका अपमान करता है और चाणक्य क्षोभ से भरकर वहां से चला जाता है। अगले दृश्य 10वें दृश्य में अलका और सिल्यूकस की भेंट होती है। प्यास से व्याकुल और मूर्छित चंद्रगुप्त की एक बाघ से रक्षा करके सेल्यूकस उसे अपना कृतज्ञ बना लेता है और उसे अपने यहाँ पर आमंत्रित करता है। चाणक्य और चंद्रगुप्त उसके शिविर में कभी आने का वचन देते हैं और इस तरह से दोनों को सिल्यूकस के साथ प्रेम पूर्वक बातें करते देखकर अलका इन दोनों पर संदेह करने लगती है और वो स्वयं महात्मा दांडयन के आश्रम में चली जाती है। 11वें दृश्य में महात्मा दांडयन के आश्रम में चाणक्य, चंद्रगुप्त, अलका, सिकंदर, सिल्यूकस सभी एकत्र होते हैं। सिकंदर चंद्रगुप्त का परिचय प्राप्त करता है। फिर जैसे ही सिकंदर अपनी भारत विजय की आकांक्षा को व्यक्त करता है, महात्मा दांडयन उसे सावधान करते हुए चंद्रगुप्त की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि ये भारत का भावी सम्राट बैठा है। यह सुनकर सब स्तब्ध रह जाते हैं। इस प्रकार इस अंक में गांधार से लेकर के मगध तक की राजनीतिक परिस्थितियां पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है। इसी के साथ यह पहला अंक चंद्रगुप्त नाटक का समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे अंक की, जिसमें 10 दृश्य है। पहले दृश्य में सिल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया भारत की शोभा का वर्णन करती है।
सिकंदर का एक क्षत्रप फिलिप्स उसके पास आकर उससे प्रेम निवेदन करता है। कार्नेलिया उसको फटकार देती है तो वो उसको ज़बरदस्ती पकड़ना चाहता है। तभी चंद्रगुप्त वहाँ पर पहुँचकर कार्नेलिया को बचा लेता है। इस तरह से कार्नेलिया चंद्रगुप्त के प्रति आकृष्ट हो जाती है। दूसरे दृश्य में सिकंदर चंद्रगुप्त से कहता है कि वह मगध के विरुद्ध उसकी सहायता करे। चंद्रगुप्त ऐसा करने से मना कर देता है। इस पर सिकंदर चंद्रगुप्त को बंदी बनाने का आदेश देता है। आम्भिक, फिलिप्स चंद्रगुप्त को बंदी बनाने का प्रयास करते हैं, परंतु चंद्रगुप्त तलवार खींचकर उन तीनों को घायल करता हुआ वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद तीसरे दृश्य में झेलम के तट पर जंगल में चाणक्य, चंद्रगुप्त और अलका भविष्य के कार्यक्रम पर विचार करते हैं। गांधार नरेश अपनी बिछड़ी हुई पुत्री अलका को खोजते हुए वहीं आ जाते हैं। कल्याणी पुरुष वेश में पुरु की सहायता के लिए मगध की एक सैनिक टुकड़ी के साथ वहीं उपस्थित है। वह भावी युद्ध में संकट के समय पर्वतेश्वर की सहायता करके उसे नीचा दिखाने के उद्देश्य से वहां पर आती है। सिंहरण, अलका और चंद्रगुप्त बाजीगरों का वेश धारण किए हुए वहां पहुंच जाते हैं। इस पर आम्भिक के अनुचर होने का संदेह करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। चौथे दृश्य में सिकंदर और पर्वतेश्वर के बीच में युद्ध का दृश्य आता है। पर्वतेश्वर सिल्यूकस को घायल करके बड़ी वीरता के साथ लड़ता रहता है और उसकी इस वीरता पर मुग्ध होकर सिकंदर उसके सम्मुख मित्रता का प्रस्ताव रखता है, जिसे पर्वतेश्वर स्वीकार कर लेता है। लेकिन चंद्रगुप्त इसका विरोध करता है और पर्वतेश्वर उस पर ध्यान नहीं देता। ये देखकर कल्याणी क्षुब्ध होकर अपना शिरस्त्राण फेंक देती है। जब पर्वतेश्वर को ये पता लगता है कि वह मगध की राजकुमारी है तो वह स्तब्ध सा खड़ा रह जाता है। पांचवें दृश्य में चंद्रगुप्त और मालविका मिलते हैं। चाणक्य उन दोनों को स्नेहालाप करता देखकर चंद्रगुप्त को सावधान करता है कि यह प्रेम आलाप करने का समय नहीं है। छठे दृश्य में सिंहरण और अलका बंदीगृह में दिखाई देते हैं। पर्वतेश्वर ने उन दोनों को बंदी बना लिया है। वह अलका को अपनी रानी बनाना चाहता है। अलका इन शर्तों के साथ उसकी रानी बनना स्वीकार कर लेती है कि सिकंदर द्वारा मालव गणराज्य पर किए जाने वाले आक्रमण में पर्वतेश्वर सिकंदर की सहायता नहीं करेगा तथा देश रक्षा के लिए सिंहरण को मुक्त कर देगा। पर्वतेश्वर उसकी दोनों शर्तों को स्वीकार कर लेता है। सातवें दृश्य में मालव गणराज्य की युद्ध परिषद विचार विमर्श करती दिखाई देती है और शुरुआती विरोध के बाद चाणक्य और सिंहरण जब आग्रह करते हैं तो चंद्रगुप्त को सिकंदर के विरुद्ध लड़ने वाली मालव सेना का प्रधान सेनापति बना दिया जाता है। आठवें दृश्य में हम देखते हैं कि पर्वतेश्वर चिंतित है। सिकंदर ने उसे 10,000 सैनिकों के सहित रावी तट पर मिलने के लिए बुलाया है। जब पर्वतेश्वर अलका को दिए अपने वचन की उपेक्षा करके 1,000 सैनिकों सहित वहां जाने का निश्चय करता है तो अलका उसके राजमहल से भाग जाती है। 9वें दृश्य में मालविका चंद्रगुप्त और सिंहरण से मिलती है। यह तय किया जाता है कि शत्रु को उसी की नीति अपनाकर पराजित किया जाएगा। 10वें दृश्य में राक्षस और कल्याणी मगध लौट जाने को उत्सुक दिखाई देते हैं। चाणक्य ने कूटनीति का प्रयोग करके राक्षस को मगध जाने से रोक देते हैं। मगध में नंद राक्षस और सुवासिनी के प्रेम संबंध के कारण राक्षस से बहुत नाराज है, इसलिए इस समय उसका मगध लौटना संकट को आमंत्रण देना सिद्ध होगा। मालव दुर्ग पर यवन सेना आक्रमण करती है। सिंहरण सिकंदर को युद्ध में घायल करके छोड़ जाता है। दूसरी तरफ चंद्रगुप्त सिल्यूकस को छोड़ देता है। यवन सेना पराजित हो जाती है और सिकंदर मालव के साथ संधि कर लेता है। इसके साथ ही चंद्रगुप्त नाटक का दूसरा अंक
समाप्त होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद ने इस नाटक की जो पीठिका रखी है वो दोनों ही संस्कृति को समानांतर रखा है, ग्रीक संस्कृति को भी और भारतीय संस्कृति को भी। और उसके बाद उन दोनों को समानांतर रखने के बाद ही भारतीय संस्कृति की उदात्तता का दर्शन हमको कराया जाता है। तो ये ज़्यादा कह सकते हैं विश्वसनीय बन जाता है। तो इस तरह से पूरे नाटक में एक कथा सूत्र चलता रहता है और ये कथा सूत्र कथा को तीव्र गति से आगे बढ़ाता है और पाठकों को इस कथा सूत्र के द्वारा उनके मन को बांधने का प्रयास करता है और इसके साथ ही नाटक हमें उसमें सफल भी दिखाई देता है। तो आज हमने चंद्रगुप्त नाटक की कथावस्तु के 2 अंक देखे। अगले 2 अंक हम कल के हमारे व्याख्यान में देखेंगे, हम उस पर बात करेंगे। धन्यवाद।